हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग 35 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो ज्योग्राफी का है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सामने ये दिखाया गया है। ये जो 35 एमसीक्यू है ये है तो आसान ही, ठीक है। काफ़ी आसान से प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, लेकिन अक्सर यहाँ से प्रश्न आप क्या करते हैं, गलत भी करते हैं। तो ज़्यादातर आप देखते हैं एग्जाम में एक दो क्वेश्चन से जो लोग बाहर होते हैं तो उनमें गलती ये रहती है प्रैक्टिस की, और आसान वाले जो प्रश्न होते हैं आते हुए प्रश्न क्या करते हैं वो गलत कर जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है, जिसमें हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और मॉर्निंग शिफ्ट में आपने देखा था कि 50 प्रश्न जो आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के थे। तो राजस्थान कॉलेज लेक्चरर यानी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, अब ये मत समझिएगा कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर है तो क्या वो यूपी एचईएससी या एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, या छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, क्या वहाँ के सिलेबस से अलग है? सिलेबस नहीं, यूजीसी नेट का भी सिलेबस आपका जो है आरपीएससी से टोटल वेरी करता है। 95% जो सिलेबस है ये आपका यूजीसी का हर एक स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं उससे वेरी करता है। इसके अलावा जो सेट का एग्जाम होता है सेम टू सेम वही रख देते हैं, ठीक। तो ये 35 जो क्वेश्चन है ये आपका हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अभी आपका जो फॉर्म आया है कहाँ कहाँ है पहले वो देख लीजिए। झारखंड में, राजस्थान में देखिए आने वाला है जुलाई में, यूपी में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी इसका कोई डेट नहीं आई है लेकिन पर्याप्त समय आपके पास है, ठीक है। एमपी में आपका जो है अगस्त में पेपर होगा, फॉर्म आ चुका है। जो लोग एमपी का टेट पास किए वो एमपी में पीजीटी यानी प्रवक्ता की परीक्षाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हरियाणा में आपका एसटेट होगा, तो हरियाणा पीजीटी के लिए भी। छत्तीसगढ़ में फॉर्म आ चुका है यानी विज्ञापन अभी आया, फॉर्म अभी भरना चालू नहीं हुआ है, ठीक। और बिहार में भी देखिए, बिहार में भी ढेर सारी सीटें आने वाली हैं। तो सीटों को जो रिक्त सीटें थी उसका डिटेल प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी अलग अलग कितनी सीटें आनी है विज्ञापन में, ये विज्ञापन यानी कि मैं आया नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास बीएड की डिग्री हो और मास्टर डिग्री है। इसके अलावा यदि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो और अच्छा है। और यहाँ पे देखिए आपको कहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जीएस बाय दिवाकर सर, ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ आपको यूपी पीजीटी और टीजीटी का पूरा कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका झारखंड पीजीटी का भी जस्ट चालू किया गया है तो ये आपको मिल जाएगा। झारखंड का हमने एक तो टोटल कंप्लीट कर दिया एक यूनिट, दूसरा आपका चल रहा है, यानी कि विद इन टाइम आपका कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि जो फिजिकल के हैं ये थोड़ा सा बड़े बड़े यूनिट हैं इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। विश्व भूगोल जब आप आएंगे तो उसमें कुछ नहीं, एक दिन में आप पूरा ये कंप्लीट कर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे कनाडा को पढ़ना है, रसिया को पढ़ना है। तो कनाडा के पहाड़ पर्वत नदियाँ ये पढ़ लेंगे, रसिया के पहाड़ पहाड़ पठार पर्वत नदियाँ मैदान हो गया, ठीक है। यही सारा चीज़ आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन को आपको देखना नहीं है, बस आपको ज्योग्राफी को फोकस करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड भी चल रहा है बैच। इसके अलावा आप आरपीएससी ग्रेड 1 का भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे एक्स्ट्रा जो सिलेबस आपको रहेगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पहला देखिए प्रश्न, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आप लोग यहाँ पे देखिए दिया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। दिया है इरेटोस्थनीज है, अरस्तु है, स्ट्रेबो है, टॉलमी है। अब देखिए यहाँ पे आपको आसानी से आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न इसका पहला वाला क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब इसमें दो चीजें हैं, इरेटोस्थनीज भी देता है, कहीं कहीं आपको हिकैटियस भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हिकैटियस मिलेगा, जब दोनों आपको दें तब भी आप इरेटोस्थनीज को फॉलो करिएगा। जहाँ पे इरेटोस्थनीज ना दें, हिकैटियस दिया रहे तो वहाँ पे आप हिकैटियस को टिक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडा बेटा जो चोटी है निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। डोडा बेटा ऑन विच आर द फॉलोइंग हिल रेंज इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। तो डोडा बेटा कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी है, इलायची की पहाड़ी, अन्ना मलाई है, नल्ला मलाई है। अब आप लोगों का काम क्या है, आप दक्षिण भारत की जो पहाड़ हैं या पर्वत हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे। तमिलनाडु का ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु देखिएगा, केरल देखिएगा, कर्नाटक देखिएगा, आंध्रा देख लीजिएगा, ठीक है।
जो कार्डमम हिल्स है सबसे दक्षिणतम मानी जाती है, इलायची की पहाड़ियाँ केरल में। और यहाँ पे देखिए नल्लामलाई है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, ठीक है। और नीलगिरी को क्या बोला जाता है, ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में नीलगिरी का विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हुआ नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र भी है, ये आप जानते हैं, पहला आरक्षित क्षेत्र के रूप में इसे बनाया गया था। तो ये आपका पश्चिमी घाट इधर हो गया, ये आपका पूर्वी घाट है, इन दोनों के जंक्शन पे आपका कौन सा है, आपका है नीलगिरी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आसानी से आप लगा लेंगे, गंगा है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्न यहीं पे थोड़ा सा यदि बदले कि सर्वाधिक द्रोणी के साथ भारत में बहने वाली नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ा द्रोणी किसका हो जाएगा, आपका ब्रह्मपुत्र और सिंधु का हो जाएगा। क्योंकि भारत के बाहर की बात कर रहे हैं ना कि सबसे बड़ी द्रोणी के साथ यानी बेसिन के साथ, लार्जेस्ट बेसिन के साथ कौन सी नदी है जो भारत में या भारत से प्रवाहित होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न और आपका पूछे कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन है, तब आपका क्या होगा भारत में, तो आपका ये उद्गम तो ब्रह्मपुत्र का होता है, ठीक है, बाहर, और ये लंबाई में भी इससे ज़्यादा है, तो आप ब्रह्मपुत्र वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि भारत की या भारत में, ठीक है, तो यह भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आप क्या लगाएंगे, गंगा है, जो लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास है। तीन प्रश्नों की प्रकृति को आप समझिएगा। जैसे ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये आपका जो है केटू गाडविन आस्टीन है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा है। तो अब ये प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो अविवादित है, क्योंकि केटू क्या है, ये आपका पीओके में आ जाता है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। अब यहाँ पे केटू ऑप्शन में ना दिया रहे, कंचनजंगा दिया रहेगा, तो आप कंचनजंगा लगाइएगा, क्योंकि ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया गंगा द्रोणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 4 नंबर पे। यहाँ पे दिया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना, झारखंड का आपका जो है पीजीटी का, उसमें देखिएगा सिलेबस में शुरुआत में ही मेंशन किया गया, पृथ्वी के भूपटल का विकास और उनकी संभावनाएं। इसमें देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो आपका टाइडल हाइपोथेसिस थ्योरी है, वो किसने दिया था, जीन्स जीन्स हैं, लाप्लास हैं, कांट हैं और जेफरीज हैं, ठीक है। चौथे नंबर में देखिए तो जीन्स जेफरीज दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले जेम्स जीन्स ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति का पूरे थ्योरी की बात हम लोगों ने, जो आपका पीजीटी यानी जेएसएससी पीजीटी का जो आपका कोर्स है उसमें हमने ऐड कर दिया, उसमें वीडियो भी ऐड कर दिया है, पीडीएफ भी ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जितने, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कांट ने कौन सा दिया, लाप्लास ने कौन सा दिया है। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, दिया है कि दिस टू एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, इसका क्रस्ट होता है, फिर आपका क्या होता है, मैंटिल होता है, फिर आपका क्या होता है, ये कोर होता है। तो क्रस्ट में यहाँ पे देखिए कौन कौन सा इसे कहते हैं, सियाल,
ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सीमा होता है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, ये आपका नीफे होता है। तो सियाल में क्या हो जाएगा, ये सिलिका हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम हो गया। नीफे में देखिए आपका एनआई से क्या होगा, निकिल हो जाएगा, और एफई से आपका आयरन हो जाएगा। तो कोर में कौन सा हो जाएगा, निकिल और आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निकिल और आयरन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 6 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो सबसे ठंडा असम, बहुत ही आसान सी प्रश्न है ये सब। द्रास है, पहलगाम है, श्रीनगर है, गुलमर्ग है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रास सेक्टर हो जाएगा। द्रास सेक्टर जो है ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है, सबसे ऊंचा, यहाँ पे आपका -50 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगला देखिए, प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया। हु इंट्रोड्यूस्ड रीजनल ज्योग्राफी। रिटर ने, ब्लांस ने, स्ट्रेबो ने, अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने। किसने दिया है, इसमें देखिए जो आपका रीजनल ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करने का जाता है श्रेय, ये कार्ल रिटर को जाता है। ठीक है, और कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहते हैं, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ठीक है, मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर ये माने जाते हैं। ठीक, कितना आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। दिया है कि निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। बहुत ही आसान से ये सब प्रश्न है। ठीक है, इसमें 69 है, 90 है, 82.5 है। तो इसमें राइट हो जाएगा क्या, 82.5। ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 राज्य हैं। अब इसमें देखिए ये आपका पूछा गया प्रश्न है कि जो 23.5 है, ठीक है, और 82.5 है, ये मानक रेखा है या वक्रक रेखा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो ये आपका यहाँ पे रांची में। ठीक है, रांची जो राजधानी एग्जैक्ट इसी पे होके जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा यहाँ पे देखिए अब आपका जो लैंडफॉर्म है वो सब यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब जो आपको पढ़ना है इसमें आपका नदी का पढ़ना है, नदी द्वारा अपरदन के निर्मित स्थलाकृतियाँ हो गया, हिमनद से पढ़ना है। ठीक है, वायु प्रक्रम पढ़ना है, भूमिगत जल देखना है, और सागरी लहरों से बनी स्थलाकृतियाँ देखना है। ठीक, इसमें कह रहा है कि कौन सा जो नदी अपरदन की क्रिया द्वारा होता है। तो गार्ज है, डेल्टा है, जलोढ़ है, बाढ़ का मैदान है। ठीक है, तो गार्ज जैसे नदी जब आपका यहाँ से पहाड़ों से चलती है तो गति इसका तेज होता है, तो यहाँ पे क्या करती है, ये आपका वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। फिर आगे यहाँ पे गार्ज भी बनते हैं। ठीक है, आगे प्रक्षिप्तिका जलप्रपात बनते हैं, और जलोढ़ पंख ये सब क्या है, ये डिपोजिशनल है। ठीक है, डेल्टा भी क्या है, ये डिपोजिशनल यानी कि निक्षेपात्मक में आएगा। बाढ़ का मैदान भी क्या है, डिपोजिशनल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रक्रियाएं ये अपरदनात्मक स्थल रूप और निक्षेपात्मक दो तरह के स्थल रूप बनाते हैं, चाहे नदी बनाए, चाहे हिमनद बनाए, चाहे वायु से हो, भूमिगत जल से हो, सागरी लहरों से हो। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट विड स्प्रेड एंड मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल कौन सा है। तो सर्वाधिक व्यापक भी है और सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है। तो जलोढ़ है, काली है, लाल मृदा है, लेटेराइट है। तो राइट आंसर इसमें कौन हो जाएगा, आपका जो है जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज्यादा व्यापक भी है, बड़े स्तर पर पाई दी जाती है, उपजाऊ भी होती है। क्यों सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि ये आपका नदी के किनारे वाला, यानी कि ये इसमें बाढ़ के पानी का जो प्राय जो है यहाँ पे बाढ़ का पानी भर जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो नदियों में नदभार में जो खाद वगैरह यहाँ पे सड़े गले
मैटर रहते हैं यानी पदार्थ रहते हैं वो क्या होंगे, इसी पे आपका डिपॉजिट हो जाते हैं। तो क्या होता है, नई नई लेयर बन जाती है मृदा की, और ये और ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मृदा क्या है, मृदा के प्रकार उसमें हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि जो झारखंड का सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से एक यूनिट ही मेंशन की गई है, मृदा और वनस्पति। तो मृदा में हमने ऐड कर दिया है विश्व की मृदा का वर्गीकरण और भारत की मृदा का वर्गीकरण, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। इंडिया में भी हर एक कोर्स में ऐड है, टीजीटी पीजीटी में भी है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है। तो कौन सा सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक है, प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो सबसे छोटे में देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, आर्कटिक हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है, इन विच स्टेट ऑफ लोकटक, ये भी आपका आसान सा प्रश्न है। लोकटक में आपका केबुल अमजोवा जो पार्क है वो आपका यहाँ पे स्थित है, मणिपुर है, उत्तराखंड, राजस्थान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी देखिए आसान सा प्रश्न है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेस को कौन बचाती है यहाँ पे, यानी जो हार्मफुल होती है, तो उससे आपका जो ओजोन लेयर बचाती है। इसमें 3 मालिक्यूल होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे आपका 14 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है, यानी कौन सा जो है बायोस्फीयर में, केवल पौधे हैं, प्राणी है, सभी जैव अजैव हैं, या सभी जीवित जीव हैं। ठीक है, इसमें जो आपका लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों शामिल हैं, इसमें सभी जैव और अजैव दोनों होते हैं, किसमें, बायोस्फीयर में। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है, बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो आपका कहाँ पे आती है, असम में आती है। इसके अलावा 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन पौधों की को हिमभक्षी या हिमहरणी कहा जाता है, लैंड ब्रिज को, लू को, फॉन को, या चिनूक को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स कॉल स्नो ईटर, स्नो ईटर किसे कहा जाता है, स्नो ईटर आपका यहाँ पे है चिनूक। ठीक है, चिनूक ये आपका जो है ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे आपका राकीस पर्वत है, यहाँ से इसके ढालों से ये आपका उतरती है चिनूक। ठीक है, ये चूंकि आपका गर्म पवन होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे बर्फ जमे होते हैं वो पिघल जाते हैं, और जो जमे बर्फ पिघल जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चारागाह विकसित हो जाते हैं। और चारागाहों की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो लोग भेड़ बकरियां या पशुपालन करते हैं उनके लिए काफी ये फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, इसलिए उनके लिए ये क्या होता है, ये वरदान साबित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका चिनूक है। अब फान कहाँ पे, ये आप लोग बताएंगे, फान हो गया। मिस्टल का बताइएगा, मिस्टल कहाँ पे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, खमसिन कहाँ पे है। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी में, मौसिनराम में, पश्चिमी घाट में, कोरोमंडल तट पे। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न इसमें भी है, चेरापूंजी है, मौसिनराम है, पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा मौसिनराम, पहले चेरापूंजी था फिर हम मौसिनराम हो जाएगा, क्योंकि इस पे इसलिए मैक्सिमम वर्षा होती है। जैसे आप इंडिया का देखेंगे, जो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून है, बाईफरगेट हो जाता है, एक इधर चला जाएगा, एक आपका इधर पूर्वोत्तर की तरफ चला जाएगा। जो पूर्वोत्तर की तरफ है, यहाँ पे गारो खासी जो जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये कीप के आकार की हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो मानसून यहाँ से जाता है ये इन पहाड़ियों के बीच में ही फंस जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका जब मानसून जाएगा तो जब यहाँ पे आपका संघनन इसका हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ये भी आसान से प्रश्न है। मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए। तो ये भी आसान से प्रश्न है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप क्यों बनाएंगे, ये कंजर्व किया जाता है जो वाइल्ड लाइफ है उनको, इसीलिए आपका ये नेशनल पार्क है, पशु विहार बनाए जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसीलिए बनता है। अगला देखिए, कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। 19 नंबर में देखिए,
भारत का पड़ोसी कौन सा नहीं है, यानी भारत किसके साथ बाउंड्री नहीं साझा करता था? अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। थाईलैंड से कहाँ करता है? म्यांमार है आपका इसमें। ठीक है, तो ये आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है। ठीक है, तो कठोरतम खनिज का पैमाना जो किस पे मापा जाता है आप लोग बताइएगा। 10 प्रमुख चट्टानों का एक पैमाना होता है, उसका क्या नाम है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चट्टानों को जब आप पढ़ेंगे, चट्टानों वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा जो आपको मिला है, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न है। सबसे कठोरतम का पैमाना, एक पैमाना स्केल बनाया गया है। ठीक है, उस स्केल को क्या बोलते हैं? कठोरतम खनिज कौन सा है? हीरा है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है। ठीक है, 20 नंबर में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कठोर आपका जो दिए गए विकल्प है उसमें डायमंड है। और सबसे ज्यादा आप इस स्किल का नाम बताएंगे तो अपने आप यहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की, चंद्रमा की, सूर्य की, या कोरियालिस फोर्स। ठीक है, तो इसमें दिया है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किसके लिए? टाइड्स के लिए। तो इसमें देखिए, जो कोरियालिस फोर्स है इज नॉट इसेंशियल फॉर टाइड्स। तो ये जरूरी नहीं है किसके लिए? टाइड्स के लिए। जबकि इसेंशियल कौन सा, इंपॉर्टेंट कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, मून एंड अर्थ। ठीक है, अब देखिए, जनरली आपने ये पढ़ा होगा कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण से जो टाइड्स आते हैं, लेकिन भैया यही आकर्षण शक्ति तो पृथ्वी के लिए भी काम करेगी। ठीक है, यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न होती तो कहाँ से ये अपने आप से तो इससे ले नहीं लेते, जो सूर्य और चंद्रमा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपको ये टाइड्स की परिभाषा जब आप पढ़ते तो वहाँ पे ही मिलता है। सिमलीपाल जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? देखिए, जितने प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए बहुत ही आसान से प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि इन 35 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। 30 प्लस सबके होने चाहिए, 35 हो जाए तो बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पे है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, भीतरकनिका भी कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पक्षाब है, वर्षा मेघ है, स्तरीय और कपासी है। तो सबसे ऊंचा बादल कौन सा है इसमें? स्तरीय है, कपासी है, वर्षा मेघ है या पक्षाब है? तो सबसे ऊंचे कौन से होंगे? पक्षाब मेघ होते हैं, साइरस क्लाउड होंगे। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ से ये प्रश्न इसलिए आपको कराए जा रहे हैं कि अब यहाँ से जो टॉपिक आपको, जैसे बादल मिल गया ना, बादल से प्रश्न आया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? बादल कंप्लीट ध्यान देना है। ये 35 जो प्रश्न है पूरे लगभग सिलेबस से आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ताकि आपको ये समझ आना चाहिए कि हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस से बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना केवल टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय है, भौमिकीय है, जलीय है या जीवमंडलीय है? अब यहाँ पे क्या हो गया? आपदा क्या होती है? आपदा के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपदा के प्रकारों में इनको भी ध्यान देना है, एटमॉस्फेरिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, तो जो आपका भूकंप है ये किस प्रकार के हजार्ड्स में आएगा? तो ये आपका टेरेस्ट्रियल में आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल में अभी आपने देखा था जो कोविड आया था। ठीक है, अगला देखिए, 25 में चूना पत्थर का जो मेटामॉर्फिज्म होगा वो क्या होगा, किस रूप में होगा? संगमरमर, स्लेट, बलुआ पत्थर या जिप्सम? तो चूना पत्थर का क्या होता है? मार्बल में होता है, यानी संगमरमर में होता है। ठीक है, 25 में क्या हो जाएगा? 25 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 26 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा आ जाएगा आपका? यहाँ पे गुजरात का कच्छ है, राजस्थान का पूर्वी भाग है, अरावली पहाड़ियाँ, आंध्रा का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सूखा प्रभावित कौन सा है? कच्छ का रण है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे है ये जैसलमेर वगैरह है। ठीक है, ये पश्चिमी पार्ट है राजस्थान का, पूर्वी पार्ट की बात कर रहा है।
इसके अलावा अरावली की पहाड़ियाँ भी पूर्वी में आ जाएंगे, आंध्रा का आंतरिक, लेकिन गुजरात का कच्छ सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित होता है। अब जबकि ये ऑलरेडी आपका क्या है, पहले से ये मरुस्थल जैसलमेर वगैरह क्या है, मरुस्थल ही है, तो आप इसे सूखा प्रभावित नहीं बल्कि ये मरुस्थल है तो मरुस्थल कहेंगे। ठीक है, तो सूखा सर्वाधिक आपका गुजरात का कच्छ का रन होता है, और यहाँ पे नमक की खेती की जाती है मैक्सिमम। यहाँ के लोगों के बारे में यदि आपको जानना है तो आप वनडे जंक्शन पे चले जाइएगा, जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे आप नमक बनाने की कहानी देख लीजिएगा, पूरा डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। ठीक है, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, कैसे नमक बनाते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई, यहाँ पे देखिए एक नदी फिगर में दिखाई गई है। अब देखिए अभी आपका क्या है कि यूजीसी में एक बार पिछले साल जो है मैप देके पूछा था, इस बार नहीं पूछा मैप देके। पहले जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में पूछे जाते थे मैप से प्रश्न रहते थे, अभी भी जब आप ऑप्शनल देंगे यूपीएससी का ऑप्शनल ज्योग्राफी मेंस में, ठीक है, वहाँ पे 10 प्लेसेस को डिनोट करने के लिए देगा, उसके बारे में आपको प्रदर्शित करने का, और उसके बारे में थोड़ा सा 50 वर्ड लिखने के लिए रहेगा। कौन सी नदी ये है, ठीक है, गंगा, कृष्णा, नर्मदा या सिंधु, तो यहाँ पे कौन सी नर्मदा और तापी नदी है, गंगा आपकी यहाँ से है, ठीक है, सिंधु आपका यहाँ से है, और ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ से है, आपका यहाँ पे देखिए गोदावरी यहाँ पे है, कृष्णा यहाँ पे है, ठीक है, कावेरी यहाँ पे है, पेन्नार ऊपर ही हो जाती है, ठीक है, बह गई पेन्नार। तो ये पूरा सीरियल जरूर आप याद रखिएगा, कभी कभी आपका उत्तर से दक्षिण यहाँ पे पूछ लेता है, ठीक है, ऐसे फिगर देके। चलिए, तो इसमें जो आपका नदी दर्शाई गई ये कौन सी है, नर्मदा है। 28 में देखिए निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़ा होता है, कर्क रेखा पर, मकर पर, ध्रुवों पर या विषुवत पर, तो सबसे बड़ा दिन रात कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर। देखिए बच्चों वाला प्रश्न है, इसमें गलती मत करिएगा, और यही बच्चों वाले जो 35 प्रश्न यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना, 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में यहाँ से उठा लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई भी एग्जाम आपसे सवाल करेगा एग्जाम में, तो 100 प्रश्न यदि हैं तो उसमें 25 से 30 प्रश्न आपके क्या होंगे, बहुत ही इजीली वाले रहेंगे, आसानी से आप आंख मूंद के सही करेंगे, ठीक है। और बचे जो आपके 30 प्रश्न क्या होंगे, ये मीडियम लेवल के होंगे, ठीक है, और 30 प्रश्न क्या होंगे, थोड़ा सा हार्ड लेवल के होंगे, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम हार्ड लेवल के होंगे। यानी कि इसमें को करने के लिए आपको पूरा एनालिसिस करके ध्यान से आप यदि पढ़े रहेंगे तब आप कर पाएंगे। तो आपको 100 तो 100 करना नहीं है, ठीक है, तो 100 में आपका 70 सही हो जाता है, 80 सही हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, 70 भी सही हो जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है। भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मरुस्थल दिया गया है, ये फिगर दिखाया गया है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो सहारा जो आपका है ये आपका अफ्रीका का है, ठीक है, आटाकामा चिली में, तो चिली का आटाकामा यहाँ पे है, थार का यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा 29 का सी। 30 में देखिए इसमें दिया गया इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है, तो मृदा निर्माण का जैविक कारक कौन सा यहाँ पे है आपका, देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन सा है मृदा के लिए, पैरेंट पैरेंट मटेरियल, ये लैंड फॉर्म होता है, वेजिटेशन होता है, या फिर ड्यूरेशन एंड टाइम होगा। तो मृदा निर्माण के लिए जैविक कारक क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें जो जैविक कारक हो या वेजिटेशन है जैविक है, ठीक। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, जलोढ़, लैटेराइट, पीटमय या काली, तो ब्लैक सॉइल जो है ये आपका कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखिए कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप और सुनामी है, भूस्खलन है, परमाणु विस्फोट है। तो देखिए अब नेचुरल जो नहीं है तो आपका परमाणु विस्फोट, नेचर में परमाणु तो बनाया नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो किया जाता है वो मानव करते हैं, जैसे पहाड़ों में जो पत्थरों की चट्टानों को तोड़ा जाता है तब वहां पे आपका एक्सप्लोजन किया जाता है। इसके अलावा आपका जो खदानों में कोयले के खदानों वगैरह में भी आपका होता है, हालांकि न्यूक्लियर नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्सप्लोसिव लगाए जाते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे कौन सी गैस भूमंडलीय तापमान के लिए उत्तरदायी है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। 33 में देखिए
तो 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये आपका CO2 है। देखिए ये प्रश्न सब हैं बहुत आसान से, लेकिन ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ से आप गलत नहीं कर सकते हैं। कौन सी चोटी यहाँ पे दर्शाई गई है, K2 है, डोडा बेटा, माउंट एवरेस्ट है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये दिखाया गया, आपको फिगर में बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, अब मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका है, तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, एवरेस्ट है। डोडा बेटा आज देखिए आ गया ना, नीलगिरी का है डोडा बेटा। K2 गाडविन ऑस्टिन यहाँ पे काराकोरम पे है K2। ठीक है, महेंद्रगिरी ये आपका यहाँ पे है उड़ीसा में। ठीक, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। 35 में देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। होम्स है, वेगनर है, मॉर्गन है, बुलार्ड है। ठीक है, तो मॉर्गन का नाम कहाँ पे आता है, प्लेट विवर्तनकी में आता है, और प्लेट शब्द किसने दिया था, ये विल्सन ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस हिसाब से हो जाएगा वेगनर, लेकिन आपका वेगनर और टेलर दोनों रहता तो टेलर आप लगाते, क्योंकि महाद्वीपीय प्रवाह का ये टेलर ने दिया, महाद्वीपीय विस्थापन जो है किसने दिया, वेगनर ने दिया। ठीक, तो इन दोनों में आप थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा, क्योंकि टेलर और वेगनर कई बार आपसे प्रश्न ये पूछे गए हैं और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। पूछा गया है कि टेलर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल कौन से बताए, वेगनर ने किन बलों को बताया उत्तरदायी। वेगनर ने बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह का जो गति है या महाद्वीपों की या उत्तरी गोलार्ध में किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में किधर है, भारत के बारे में उन्होंने क्या बताया। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य क्या हैं, किन प्रमाणों के आधार पे आप कहेंगे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। ठीक है, अभी देखिए वर्तमान की स्थिति यदि हम लोग बात करें, ठीक, तो यहाँ पे आपका जो रिफ्ट घाटी है, ठीक है, ये पूरा सोमालिया वाला जो रीजन है ना, ये पूरा अलग हो रहा है, धीरे धीरे इसमें गैप आ रहा है, और एक निश्चित समय के बाद आप देखेंगे सोमालियाई प्लेट अलग हो जाएगी, इसकी गति इधर है और इसकी गति इधर है, तो ये आपका एक अलग से प्लेट बन जाएगी, सोमालियन प्लेट। ठीक, आपके लिए एक प्रश्न है, सोमाली धारा कैसी धारा है, सोमाली धारा किस प्रकार की है, ठंडी है या गर्म है। ठीक, तो आज का जो ये वीडियो, इसमें 35 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा ही है। कल भी हम लोग क्या करेंगे, 35 प्रश्न ऐसे ही आसान वाले देखेंगे, फिर एक और 35 प्रश्न देखेंगे, यानी टोटल 100 प्रश्न जो आसान वाले मिलेंगे, और इन 100 प्रश्नों में 5 से 7 प्रश्न एग्जाम में आपका पूछा जाना है, कम से कम, चाहे झारखंड दीजिए, राजस्थान दीजिए, यूपी दीजिए, कोई एग्जाम दीजिए, हर जगह यहाँ से 5 से 7 प्रश्न इन 100 प्रश्नों में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।